अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो टॉपिक है वो पार्ट है क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स का। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो डेटा होता है उसमें जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो कोई भी n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन जो आउटपुट है ना y, हमें पता है क्लासिफिकेशन में क्या होता है, डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, मतलब या तो 3 तरह के आउटपुट होंगे या 4 तरह के। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम ज़्यादातर बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब 2 ही आउटपुट होंगे, या तो ट्रू या फॉल्स, या 1 या 0। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी कर सकते हैं। इसमें सारा काम हम बिल्कुल जिस तरीके से हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे वैसे ही करते हैं। मतलब जो हमारा एक्स वगैरह फाइंड करने के फॉर्मूले होते हैं वो W ट्रांसपोज एक्स माइनस बी, ये सब वैसे ही करते हैं, लेकिन हम एंड में क्या कर देते हैं, इस चीज़ को सिग्मॉइड फंक्शन में डाल देते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन ऐसे होता है 1/1 प्लस e पावर माइनस z। अब यहाँ पे जो z है ना वो हो जाएगा तब्दील हमारे, अगर हम टोटल डेटा सेट की बात करें तो a ऑफ x होता है, या अगर इंडिविजुअल की बात करें तो a में से एक रो निकाल लो W ट्रांसपोज x। ठीक है, जब हम पूरे डेटा सेट पे एक साथ काम करते थे तो हम पूरा मैट्रिक्स A और X से मल्टीप्लाई करते थे, और जब कोई इंडिविजुअल रो निकाल लेते थे, जिस तरह स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हमने देखा था कि इंडिविजुअल रो लेता है, उसकी कैलकुलेशन करता है और फिर मॉडल को अपडेट करता रहता है, तो उसके लिए हम ये करते थे। तो यहाँ ये होता है, सिग्मॉइड फंक्शन का जो वाहिद काम है वो यहाँ ये है कि जो हमारी इसने हमें कोई भी रियल नंबर की वैल्यू आउटपुट दे देनी है, तो वो क्या करेगा, उस रियल नंबर की वैल्यू के आउटपुट को 1 या 0 के दरमियान में कोई ले आएगा। हम ये कह सकते हैं कि लेट से हमारा जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, समझो ये वाली जो लाइन है वो है 0.5, ये 0, ये 1। ठीक है, यहाँ पे g ऑफ z का आंसर आएगा और यहाँ से हम z देंगे, तो हम बोलेंगे हम जो z देंगे ना वो g ऑफ z आंसर देगा। तो z हम अगर दें और z यहाँ पे कहीं आ रहा है, इसका मतलब है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमारा मॉडल ने जो आउटपुट दिया है इनपुट z के लिए वो दिया है 1 ट्रू, नहीं तो नीचे आ रहा है तो फॉल्स। इसमें हम ये गौर कर सकते हैं एज z इंक्रीज़ हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये आगे बढ़ता जाएगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पीछे जाता जाएगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो हम कह रहे हैं कि z एज सून पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वो 1 की तरफ बाउंड हो रहा है, और आंसर हमारा जब भी आएगा वो 1 आएगा। और एज z नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, तो वो 0 की तरफ बाउंड हो रहा है और 0 वाला आउटपुट हमें मिल रहा होगा। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, मतलब टोटल काम हमने लीनियर रिग्रेशन वाला करना है, लेकिन जब लास्ट में हमारे पास जो आउटपुट आ जाता है उसको उठा के, ठीक है, लेट से हमारे पास आउटपुट z आया है, उसको उठा के हम अपने सिग्मॉइड फंक्शन को पास कर देंगे। सिग्मॉइड फंक्शन ने जो आउटपुट देना है वो अगर 1 के करीब होगा तो हम बोल देंगे कि भाई आपका जो भी इनपुट आपने दिया है उसका आउटपुट ट्रू है। अगर वो 0 की तरफ आउटपुट देगा तो 1, मतलब अगर लाइक 0.7123 इस तरह का कुछ दे दिया तो ये जो चीज़ है वो 1 से करीब है, और अगर 0.263 दे दिया, ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो 0 से करीब है। तो हम कह देंगे कि इस वाले पे हम बोल देंगे 0 और इस वाले पे हम बोल देंगे 1। इस तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन अपना काम करता है और मॉडल आंसर दे रहा होता है। अच्छा, अब जो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन है, अभी हम जो रिग्रेशन वाली z है उसकी बात नहीं करते, हम सिंपल लिखते हैं सिग्मॉइड फंक्शन 1 प्लस e पावर माइनस z। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं लेट से, तो डेरिवेटिव कुछ यूँ आएगा, ये क्या है, अपॉन में वैल्यू है तो हम इस पर u अपॉन b इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो मैं कर दूंगा ऐसे। ठीक है, ये आ गया v, और फिर 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, फिर
इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा उसमें 1 0 हो जाएगा, और साथ में e पावर माइनस जेड, और फिर माइनस जेड का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -1, और ये इस तरीके से मेरा डेरिवेटिव सिंप्लीफाई होगा। फिर ये जो है पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें ये 1 है, ये जो है माइनस माइनस प्लस e पावर माइनस जेड, और बाकी तो ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस e पावर माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, डेरिवेटिव। अब जो डेरिवेटिव है ना हमारा, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो कुछ इस तरीके से रिजॉल्व होती है। लाइक हम क्या करें, ये स्क्वायर है ना, तो हम इसको तोड़ के 2 बार लिख लें। 1 प्लस ई पावर माइनस जेड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ई पावर माइनस जेड। ठीक है, ये हमने क्यों किया, अब हम इसमें ये करेंगे कि इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इस तरीके से लिख लेंगे। ये z है, 2 नहीं है। ठीक है, और e पावर माइनस जेड, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसको दोबारा अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इवेंचुअली ये यही बन जाएगा। ठीक है, ये अब अगर हम गौर से देखें तो जो ये पार्ट है वो ये है g ऑफ z, तो इसकी जगह मैं g ऑफ z लिख सकता हूँ। लेकिन इस पार्ट का क्या करें, इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि लेट्स अज्यूम मैंने इसको +1 -1 कर दिया, तो इससे भी कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि +1 -1 करूँगा वो 0 हो जाएगा, वो दोबारा यही बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मज़ीद, g ऑफ z, अब मैं बोलूँ कि मैं इस वाली एक्सप्रेशन में इसको अलग कर रहा हूँ इसके साथ, और -1 को अलग कर रहा हूँ। वो मैं ऐसे करूँगा कि 1 प्लस ई पावर माइनस जेड, मैंने बस 1 को आगे पीछे लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई पावर माइनस जेड और -1 अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस जेड। ठीक है, तो ये असल में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये यूँ ही माइनस ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस है। अब ये कि ये सेम है, तो ये जो है कट जाएंगे, और ये माइनस का और ये फिर g ऑफ z आ जाएगा। तो जो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगी फॉर डेरिवेटिव, ये मैं डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर रहा था, वो हो जाएगी g ऑफ z, ये वाला 1 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, और ये g ऑफ z आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है सिग्मॉइड फंक्शन के डेरिवेटिव की, ये हमारे आगे काम आएगी, तो इसलिए मैंने ये अभी करा दी। तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई होगी, ये बनता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक जो हमने देखा था वो ये था कि अब जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मॉडल है वो ये है। ठीक है, तो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन में क्या था कि तो हमने देखा था कि हमारा लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल था वो कुछ इस तरीके से बन रहा था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम प्रेडिक्ट कर रहे होते थे, जो कि फिर हम देखते थे कि इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, इससे कितना करीब है या इससे कितना दूर है। करीब है तो हमारा एरर रेट कम था, दूर है तो हमारा एरर रेट ज़्यादा होता था। फिर हम क्या करते थे, अपना एरर मिनिमाइज़ करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट GD या स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट लगाते थे, जिससे हमारा एरर मिनिमाइज हो ताकि मॉडल अच्छा हो पाए। तो अब ये वाली जो कहानी है लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे भी अप्लाई होती है, एरर होने की और फिर एरर को मिनिमाइज़ करने की। तो वो किस तरीके से होगी अभी हम इस पार्ट में वो देखेंगे। तो ये तो हमारा था मॉडल। ठीक है, इससे हमारी कोई भी आउटपुट वैल्यू प्रिडिक्ट हो जाएगी, जो कि या तो 1 के करीब होगी या 0 के करीब होगी, तो उसकी बेस पे हम आउटपुट दे देंगे। ठीक है, नाउ अब हमारा जो लॉस हो रहा है इस मॉडल के हिसाब से वो क्या है, उसे हम कहते हैं लॉस फंक्शन। और लॉस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, लॉस फंक्शन जो है समझें हमारा क्या है, प्रेडिक्टेड y, अगर हमारा आउटपुट आ रहा है तो प्रेडिक्टेड y और
ऑब्ज़र्व मतलब जो हमने डेटा से हासिल किया था वो वाला y, उसके दरमियान का डिफरेंस है, और वो हम डिफरेंस इधर लॉस फंक्शन में कुछ इस तरीके से शो करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, जब हमारा ऑब्ज़र्व y 1 होगा ना, मतलब यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 0, तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये वाली रह जाएगी। तो जब हमारे ऑब्ज़र्व y 1 था तो हमारा लॉस इधर से निकल के आएगा, और जब हमारा ऑब्ज़र्व y 0 होगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, जिससे ये ख़त्म हो जाएगा, और ये चीज़ 0 होगी 1 - 0, जिससे ये 1 रह जाएगा। तो हमारा जब 0 मॉडल का ऑब्ज़र्व आउटपुट था तो उसका लॉस यहाँ से मिल रहा होगा हमें। ठीक है, तो लॉस फंक्शन ये हमारा कंबाइंड स्ट्रेटजी लिखी हुई है कि इस तरीके से टोटल लॉस मालूम होता है। अब अगर y1 होगा तो लॉस हमें यहाँ से मिल जाएगा, y0 होगा तो लॉस हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हमने एक कम्पैक्ट फॉर्म में कंबाइन करके लिख दिया। अच्छा, अब हम क्या करते थे, ग्रेडियंट डिसेंट ही इस पे लगता है, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ कॉस्ट या लॉस फंक्शन निकाल रहे होंगे इवेंचुअली। तो हमें कॉस्ट फंक्शन का निकालना है। कॉस्ट होता है कि टोटल जो पूरे का पूरा डेटा है ना, उसका क्या एरर है, तो वो कॉस्ट फंक्शन होता है। लॉस फंक्शन होता है हमारा इंडिविजुअल डेटा पॉइंट का, तो ये एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट का लॉस है। यहाँ पे हर जगह आई आएगा, आई का मतलब आई इक्वल्स टू 0, मतलब 0th रो वाला जो डेटा है वो, या इस तरीके से आप जो भी समझें। तो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले हमारे लॉस फंक्शन में। अगर हम पहले अगर स्टेप बाय स्टेप काम करें तो हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन होता है जो कि ये होता है, J of W, B equals 1/m summation I equals 1 till m और लॉस y hat I, y I। ठीक है, जो लॉस है ना वो हमारा कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करे, एक तो W एक तो B। W जो हमारा डेटा दिया हुआ है, और B डेटा के ख़िलाफ़ जो आउटपुट ऑब्जर्व था वो, तो उससे इसके हिसाब से हम लॉस निकालते हैं। तो यह क्या होगा, लॉस फंक्शन हमें हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड का डेटा देगा और उन सब का सम करके उसका एवरेज ले लेंगे, टोटल डेटा पॉइंट्स डिवाइड करें, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मतलब टोटल एरर आ जाएगा तमाम डेटा पॉइंट के हिसाब से। तो हम इंडिविजुअल लॉस का निकालें। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने वैल्यूज़ डिफाइन कर लेते हैं। इसके हिसाब से जो हमारा z है वो है W ट्रांसपोज x प्लस b, और जो हमारा y एरो है, y एरो मतलब हमारा प्रेडिक्टेड y, वो हमारा क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन या लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं, जो कि 1/1 प्लस e पावर माइनस z। तो ये z इसका है। इस z में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इंडिविजुअल डेटा पॉइंट का जो आउटपुट आ रहा होगा वो यहाँ से निकल आएगा। तो ये जो था ax प्लस बी या माइनस बी, ये टोटल डेटा पॉइंट्स के लेगा। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप अपना ग्रेडियंट निकालेंगे। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन। इसका मतलब है हम निकाल रहे हैं डावा ओवर डावा, ठीक है, डावा JW, B। ठीक है, अब ये एक बार हम W की रिस्पेक्ट से भी निकालेंगे और फिर एक बार B की रिस्पेक्ट से भी निकालेंगे। तो हम निकाल रहे हैं किसका, इस वाले पूरे का, तो इसके साथ ये लिख देंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअल लॉस का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो लॉस फंक्शन है, अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू y एरो, और ये एक इंडिविजुअल रो के हिसाब से होगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास। हाँ, अब ये काम करता हूँ, पहले सिंपल लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद डेरिवेटिव निकाल लूँगा। माइनस y लॉग y एरो माइनस 1 माइनस y लॉग 1 माइनस y एरो।
अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। पहले मैंने सिंपल इक्वेशन लिख ली, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल दूंगा। किसकी रिस्पेक्ट से? वाई प्राइम की रिस्पेक्ट से, क्योंकि वही हमारी जो है चेंज लेके आ रहा है ना हमारे मॉडल में, तो उसी के हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है, तो वाई प्राइम की हिसाब से निकाले तो वाई प्राइम हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो लॉग में आ रहा है, तो इसको हम कांस्टेंट सपोज करेंगे। हम क्या करेंगे? लॉग ऑफ वाई हेड और लॉग ऑफ वाई माइनस इसका जो है डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये तो आ जाएगा माइनस वाई ऐसे ही। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एज वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज़ 1/x, तो क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ वाई एरो इज़ 1/y एरो। ठीक है, -1 माइनस वाई ऐसे ही आ जाएगा। और इसका कैसे निकलेगा? अगर मैं बोलूँगी एज वी नो दैट लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स इज़ माइनस का 1/1 माइनस एक्स। क्यों? एक तो ये कि हमने ये लिख लिया, फिर 1 माइनस एक्स का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें 1 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, और अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा माइनस वाई ओवर वाई एरो, और ये हो जाएगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ प्लस कर देंगे हम, और 1 माइनस वाई अपॉन, सॉरी यहाँ पे वाई एरो आना था, 1 माइनस वाई एरो। ये जो हुआ है, हमने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम। अब जो ये है, ये खुद भी तो कुछ है, ये सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, ये खुद एक फंक्शन है। वो क्या है? लॉस फंक्शन। इसका मतलब एक चेन बनती जा रही है। मैं इसको अलग अलग सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एक साथ करा जाए तो ये एक पूरा चेन रूल के तहत सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? चेन का अगला हिस्सा फाइंड करेंगे। हमने वाई एरो के हिसाब से तो निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे? z की रिस्पेक्ट से निकालेंगे। z इसमें क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। जो वाई एरो का फंक्शन है उसमें सिग्मॉइड फंक्शन है, उसमें z जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं z की रिस्पेक्ट से भी निकालना पड़ेगा। इसमें क्या बन जाएगा? अब जो मेरा लॉस फंक्शन को अगर मैं z की रिस्पेक्ट से निकालना चाहूँ, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उसकी अगर मैं चेन बना के दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। डावा एल ओवर डावा वाई एरो, और अब वाई एरो खुद एक फंक्शन है तो उसका एक डेरिवेटिव हो जाएगा जो कि निकलेगा इसकी रिस्पेक्ट से। हमने क्या किया है? हमने ये चीज़ निकाली है जो कि ये आई है, ये निकालेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हमारे पास इसकी वैल्यू है तो वो लिख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? माइनस का, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इसको इस तरीके से सिंपल लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई प्राइम। अब मैं क्या करूँगा? इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। इसमें y का z की रिस्पेक्ट से, मतलब इसका z की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकलेगा। इसका z की रिस्पेक्ट से अगर डेरिवेटिव निकाले तो अगर आप लोग को याद हो, मैंने पूरी डेरिवेशन कराई थी, उसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ, डावा ओवर डावा z, और y का जो फंक्शन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1/1 प्लस ई पावर z। वीडियो के फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया था? इसका डेरिवेटिव निकाला था और फिर इसको सिंप्लीफाई किया था। सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इसके बराबर होती है। अगर आपने देखनी है तो वीडियो को 8 मिनट से पहले वाले पार्ट में देख लें। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने देखा था कि हमने g ऑफ z उसका डेरिवेटिव निकाला था और फिर उसको सिंप्लीफाई किया था मॉडिफाई करके, तो वो इस तरीके से आया था। तो यहाँ पे जो g ऑफ z है वो मेरे पास y एरो है, तो उसका अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो वो कुछ इस तरीके से ही आना चाहिए। तो यही चीज़ मैंने इधर लिख दी, आप लोग रेफ़र कर सकते हैं वीडियो के पीछे जाके। तो ये आ जाएगा मेरा क्या? लॉस फंक्शन का z की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव।
अच्छा, अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ तक तो मेरी कहानी हो गई। इसमें क्या है, ये चीज़ को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ बस थोड़ी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, उसमें किस तरीके से करेंगे, या इसको मैं यूँ लिख दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगा फ़िलहाल। इसका एलसीएम ले लेंगे। ये चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बीच में माइनस, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये पूरी एक टर्म और ये पूरी, तो ये दोनों कॉमन है तो ये कट जाएगा। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा y और माइनस वाई वाई एरो, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा y एरो, और माइनस माइनस प्लस वाई वाई एरो। ये कॉमन टर्म्स कट हो गई, और माइनस y प्लस वाई एरो, या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ सिंपल टर्म्स में। तो देखिए वो इतनी बड़ी इक्वेशन शॉर्ट डाउन होगी, ये हो गई और यही हमारा डेरिवेटिव है। तो डावा ओवर डावा z एल वाई एरो ऑफ i कॉमा वाई आई। यहाँ तक मैंने क्या निकाल लिया, z की रिस्पेक्ट से लॉस फंक्शन या हमारे कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये इवेंचुअली मैं कॉस फंक्शन के लिए निकाल रहा हूँ, लेकिन वो लग ऐसा रहा है कि मैं सिर्फ लॉस फंक्शन कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब अपने इस फंक्शन को W ट्रांसपोज की रिस्पेक्ट से निकालूंगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था कि हम यहाँ पे जो है Z की रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं ना, तो जो Z है वो ख़ुद एक फंक्शन ही है, तो उसकी रिस्पेक्ट से निकालना पड़ेगा। उसमें एक W ट्रांसपोज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और B भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एवेंचुअली इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें W और B दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ये लास्ट वेरिएबल्स रह गए हैं हमारे चेन में, जिनकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकलना बाकी है। तो अभी मैं क्या करूँगा, लॉस फंक्शन का पहले W ट्रांसपोज की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है, अब इसकी अगर मैं चेन लिखूं तो वो कुछ यूँ बनेगी। ठीक है, W लिख दूँ या W ट्रांसपोज लिख दूँ, बट W की वो एक अलग डायमेंशन हो गई है। ठीक है, तो इसमें मैंने ये निकाल लिया जो कि क्या था, ये, फिर इसमें मैंने ये निकाला तो ये बन गया ये। तो इस पूरे की जगह मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सिर्फ ये रहता है डावा, ये पूरा अलग से लिख देता हूँ, तो डावा ओवर डावा W T, और Z की जगह मैं Z का फंक्शन लिख दूंगा जो कि है W ट्रांसपोज X प्लस B। तो ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, B हमारा कांस्टेंट है क्योंकि अभी हम W ट्रांसपोज की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। ठीक है, तो W ट्रांसपोज X, X भी हमारा कांस्टेंट, तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ X रह जाएगा, तो वो मैं लिख देता हूँ। तो डेरिवेटिव आते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे W ट्रांसपोज X, अब अगर हम सिंपल डेरिवेटिव देखें कि 2x है और x की रिस्पेक्ट से अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो इसका आंसर 2 आएगा ना, तो यहाँ समझे 2 की जगह बस W ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो W ट्रांसपोज आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया, सॉरी x आंसर आ जाएगा, 2 तो ख़त्म हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत बता दिया, मैं कहना चाह रहा था इसको अगर छोड़ें, समझे 2x लिखा हुआ है, मैं x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँगा तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे x वेरिएबल था और 2 एक कांस्टेंट टर्म थी, तो अगर मैं इसके साथ इसको मैप करके देखूँ तो यहाँ पे क्या है, W ट्रांसपोज और x, यहाँ पे x जो है 2 की जगह लिखा हुआ है और W ट्रांसपोज जो है x की जगह है, तो इसका डेरिवेटिव लूँगा तो x आ जाएगा ना, तो वही मैंने यहाँ किया, तो इसका आंसर आ गया x। तो जब मैंने लॉस फंक्शन को W ट्रांसपोज की रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन के आई है। अब इसको मैं एक बार
बी की रिस्पेक्ट से भी करूँगा, क्योंकि मेरे पास z के फंक्शन में b भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है चेन जो है हमारा उन सब की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेती है। तो अब मैं अगर लूँ b की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इसी फंक्शन का, तो वही सब चीज़ें आएंगी चेन में, दावा l, दावा y एरो, दावा y एरो, दावा z, दावा z, दावा b, इस पूरे की जगह ये आ जाएगा और दावा ओवर दावा b, z की जगह मैं w ट्रांसपोज x प्लस b लिख देता हूँ। ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है b के लिए और b अकेला 1 रह जाएगा, तो y, ठीक है। तो इसमें ये ज़ीरो हो गया और इसकी जगह 1, यहाँ ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ फिर अगली इक्वेशन मेरी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने जब b के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव किया है तो मेरा लॉस फंक्शन कुछ यूँ आया है। यहाँ पे आके मेरी सारी कैलकुलेशन ख़त्म हो गई है। अब अगर मैं यही सब चीज़ें जो हैं हमारे कॉस्ट फंक्शन के पास ले जाऊँ, जो हमारा ये कॉस्ट फंक्शन था उसके डेरिवेटिव में रख दूँ, तो वो किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं। तो दिस इज़ आवर लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन। तो अब मैं क्या करूँगा, कॉस्ट फंक्शन का अगर मैं यहाँ पे अलग से डेरिवेटिव ले रहा हूँ दावा w ट्रांसपोज, मतलब w की ही रिस्पेक्ट से, तो वो किस तरीके से आएगा, ये हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएंगी, इनको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो वो बोलेगा कि अब तुम लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लो, वो भी w ट्रांसपोज की ही रिस्पेक्ट से, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसको यहाँ पुट कर देंगे। इसका क्या मतलब है, इवेंचुअली हम इसी का डेरिवेटिव निकाल रहे थे, हमने बस अलग से किया था ताकि हमें चीज़ें समझ आएँ। तो वो हम क्या करेंगे, दावा w ट्रांसपोज j ऑफ w कॉमा b 1/m समेशन i इक्वल्स 1m, और जो हमारा लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव आया था वो लिख दूंगा, ठीक है, माइनस y x, ठीक है। अब कॉस्ट फंक्शन के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल रोज़ के लिए चल रहा होता है, तो यहाँ आई मेंशन करना पड़ेगा कि आप एक रो का डेरिवेटिव जो ले रहे हो वो फिर उसको सम करते जाओगे, जब सबका ले लोगे फिर आखिर में डेरिवेटिव ले लेना। तो यहाँ भी ये इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से जब मैं b की रिस्पेक्ट से करूँगा तो वो कुछ यूँ बन जाएगा, तो इस तरीके से मैं डेरिवेटिव निकालूंगा अपने कॉस्ट फंक्शन का। अब ये इतना सब कुछ किया, ये क्यों किया है, हमने ग्रेडियंट डिसेंट में क्या किया था, हम आइटरेटिवली अपना डेरिवेटिव निकालते थे, फिर उसे एक अपडेट रूल में भेजते थे जो लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई हो रहा था। फॉर सपोज वो हमारे पास कुछ इस तरीके का फंक्शन था, वो जो फंक्शन था वो समझें w ऑफ i प्लस 1, मतलब नेक्स्ट i निकालो और एल्फ़ा ग्रेडियंट ऑफ j ऑफ x i, ये था GD फॉर लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये लीनियर रिग्रेशन का है, यहाँ भी ऐसे ही है, बस उसमें क्या है, ये जो है वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डेरिवेटिव का बताएंगे वो कैसे लेना है। तो जो अपडेट रूल है इसमें भी हमारे पास वैसा ही है, बस हम ये बोल देंगे कि जब आपको w की रिस्पेक्ट से निकालना है तो वो कर दें, लाइक नेक्स्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। ये जो है ग्रेडियंट का साइन है, इसका मतलब है डेरिवेटिव। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस वाले फंक्शन से भी एक आउटपुट आ जाएगा और इस वाले से भी आ जाएगा, उन दोनों को हम साथ रख के फिर नेक्स्ट वाली अपडेटेड वैल्यू निकालेंगे और फिर हम अपने मॉडल को मज़ीद बेहतरीन करते रहेंगे। और बाकी हमने लीनियर रिग्रेशन के ग्रेडियंट डिसेंट वाले में देखा था कि हम कैसे ग्रेडियंट डिसेंट को चलाते हैं और कहाँ जाके रुकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा
ग्रेडियंट डिसेंट किस तरीके से होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। एक्चुअली ये ग्रेडियंट ही निकाला है हमने, और फिर इस वाले रूल में डाल देंगे जब, तो ग्रेडियंट डिसेंट आ जाएगा। अब हम जो इसको है किस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमें W अपडेट करना है तो हम ये वाली चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे, सॉरी ये वाली चीज़, और अगर हमें B अपडेट करना है तो हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 1/m, ठीक है, y कैप y एरो माइनस y इंटू x, ठीक है। और अगर हमें B अपडेट करना है तो B के लिए हम ये लिख सकते हैं, अच्छा देखिए यहाँ ना मैंने समेशन लगाया ना आई लगाया, आई लगाता तो मुझे समेशन लगाना पड़ता ताकि मैं बोल सकूँ कि मैं तमाम डेटा पॉइंट्स के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिविजुअल के लिए कर रहा हूँ तो वो स्टोकेस्टिक में चला जाता है, टोटल के लिए कर रहा हूँ तो सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट होता है। तो द अपडेटेड W and B विल बी यूज टू जनरेट Y एरो, मतलब प्रिडिक्टेड Y फॉर ऑल द फीचर्स एंड देन द लॉसेज आर कैलकुलेटेड। इसका मतलब है कि जो हम यहाँ से अपडेट कर रहे हैं मॉडल के पैरामीटर्स हैं ये, तो इनको अपडेट करके फिर हम देखेंगे हमारा मॉडल कितना बेहतर काम कर रहा है, ठीक है। तो वैसे अगर हम जो लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन उसे प्लॉट करें तो उसमें कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो जो हम लॉग वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें ये होता है कि उसमें गलती हो सकती है हमारे मॉडल को कि कहीं वो लोकल मिनिमम ना फाइंड कर ले, जबकि लोकल मिनिमम ये और ग्लोबल मिनिमम मतलब ये तो इससे भी नीचे है ना, तो हमें तो ये चाहिए, ये ना वो ये फाइंड कर दे और हम इसकी बेसिस पे अपने मॉडल के पैरामीटर अपडेट करते रहें, तो ये हमारे मॉडल में बायस या एरर छोड़ देगा। इसके लिए हम लॉग वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा अगर इस तरीके का भी लॉस फंक्शन बनता है तो ग्लोबल ही फाइंड करके दे। जब वो ग्लोबल मिनिमम फाइंड करके देगा तो उस हिसाब से हम मॉडल पैरामीटर्स लेंगे और अपने मॉडल को और अच्छा कर लेंगे। तो अभी इसको यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे। इसमें हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बेसिक और किस तरीके से उसका लॉस फाइंड करते हैं या और किस तरीके से हम अपने मॉडल को बेहतरीन कर सकते हैं वो चीज़ें देख ली। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है वो किस तरीके से आता है और फिर एक सॉल्व एग्जांपल देख लेंगे।